नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम अपने प्रदेश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जैसलमेर के चांदन बाजार में शुक्रवार शाम को फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। एक युवक पर बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर कर दिया, मगर निशाना चूक जाने की वजह से युवक बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो चुका था। पुलिस फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। सदर थाना अधिकारी देवकिशन ने बताया कि शुक्रवार शाम को चांदन कस्बे के बाजार में गिनाराम भील पर लतीफ और उसके साथ आए 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। गिनाराम ने दौड़कर अपनी जान बचाई। करीब 2 से 3 बार फायर करने की बात सामने आ रही है। फायरिंग के बाद तीनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों गिनाराम और लतीफ के बीच कोई पुरानी रंजिश है, जिसके चलते पहले भी मारपीट के मुकदमे हुए हैं। अब फायरिंग की घटना के बाद लतीफ अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने सरगर्मी से फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर जिले में नगर पालिका ईओ के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसके चलते सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर शनिवार को काम बंद कर दिया। पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली होटल सनसेट कैफे को सीज करने पहुंची पालिका की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पालिका ईओ अभिषेक गहलोत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक बिना पुलिस जाब्ते के नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां होटल सनसेट कैफे के संचालक कांग्रेस नेता बाबूलाल दगदी और उनके परिवार की अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि पार्षद स्मृता पाराशर के पति बैजनाथ पाराशर ने ईओ अभिषेक गहलोत को थप्पड़ जड़ दिया। ईओ ने आरोप लगाया कि नोटिस प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद पालिका की टीम अग्रिम कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान पार्षद जय नारायण दगदी, बाबूलाल दगदी और बैजनाथ पाराशर ने मारपीट की। पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत और पालिका के कर्मचारियों ने पुष्कर थाने में लिखित शिकायत देकर राज कार्य में बाधा और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों और किसानों में दहशत फैल गई। फायरिंग की वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम नगर निवासी दीपक वैष्णव का उद्योग नगर इलाके में प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। 9 जून की शाम को दीपक भामाशाह मंडी के पास कैंटीन में बैठा हुआ था। उसी दौरान बाइक पर सवार होकर बदमाश वहां आए और दीपक पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद गोली चलाई। गोली दीपक के जांघ में लगी। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों और किसानों में दहशत फैल गई। अस्पताल में इलाज करा रहे ये लोग एक सड़क हादसे में घायल होकर यहाँ पहुँचे हैं। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में नेशनल हाईवे 11 पर लूंद फाटा के पास शनिवार सुबह 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को निजी वाहन से रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुँचाया। 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। अस्पताल में घायल जयपुर निवासी एक शख्स शादाब ने बताया कि कार में सवार सभी लोग जयपुर में एक एयर कंडीशनर कंपनी में काम करते हैं। रविवार सुबह कंपनी के अधिकारी के कहने पर सरदार शहर में AC की फिटिंग करने जा रहे थे। कंपनी की कार में शादाब के अलावा जयपुर निवासी शाहरुख, तनवीर, मोहम्मद और आदिल सवार थे। कार को आदिल ड्राइव कर रहा था। रतनगढ़ में लूंद फाटा के पास सामने से आ रही कार ने स्कूटी सवार युवती को बचाने के चक्कर में उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें सभी घायल हो गए। कार को टक्कर मारने वाला युवक मौके से फरार हो गया। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का जन्मदिन है। हीराबेन मोदी के 100वें साल में प्रवेश करने पर पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गांधीनगर स्थित आवास पहुंचे।
हीराबेन मोदी के साथ ही यह दिन पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास रहा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपनी मां को शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी मां को प्रणाम करते और जमीन पर बैठे दिखाई दिए। पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में हीराबेन मोदी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं, तो पीएम मोदी जमीन पर बैठे हैं। पीएम मोदी ने अपनी मां के पांव भी धोए। पीएम मोदी ने हीराबेन का मुंह भी मीठा करवाया। कुछ ही देर की मुलाकात के बाद पीएम मोदी अपने अन्य कार्यक्रमों के लिए निकल गए। जाने से पहले उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की। बता दें कि शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही हीराबेन काफी स्वस्थ हैं। पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गांधीनगर जाते रहते हैं। हर बड़े मौके पर पीएम मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जालोर जिले के आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ 4 दिन से किसान का धरना जारी है, लेकिन जिला प्रशासन बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय किसानों को ही धमकाने लगा है। किसानों को जालोर एसडीएम और डीएसपी ने अल्टीमेटम दिया है कि यहां से टेंट हटा लो वरना उठाकर फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस टेंट मालिक का टेंट लगा हुआ है उसे भी एफआईआर की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल देंगे। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इनका जो 1,1.65 टन का जो मामला है उससे ज्यादा तो ये स्टॉक कर चुके हैं। उसके बाद रोज के लाखों टन और उठा रहे हैं, 100 टन पर आज भी भरे जा रहे हैं। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 250 मेगावाट की 6 इकाइयों में से 4 इकाइयों में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण 2 इकाइयों में 48 घंटे के लिए शटडाउन किया गया है, जबकि 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई के बॉयलर एरिया में स्टीम लीकेज होने से बिजली का उत्पादन ठप हो गया। कुल मिलाकर थर्मल पावर प्लांट की 2820 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 773 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। ऐसे में श्री गंगानगर समेत प्रदेश वासियों को एक बार फिर से बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूरतगढ़ थर्मल प्रबंधन ने दावा किया कि रविवार तक पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्तरकाशी के बड़कोट नंदगांव में जंगली सुअरों के झुंड को देखकर ग्रामीण भयभीत हैं। जंगली सुअर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुबह सुबह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक नहीं बल्कि दर्जन भर सुअर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने फसल की सुरक्षा के लिए वन महकमे से सुअरों के झुंड को खदेड़ने की मांग की है। बता दें कि आजकल अपर यमुना वन विभाग बड़कोट के नंदगांव क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक बना हुआ है। जंगली सुअर बगीचों सहित गांव के आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली सुअरों के झुंड को गांव से दूसरी जगह भगाने की मांग की है। दौसा जिले में लेपर्ड का कुनबा बढ़ गया है। वन्य जीव गणना में भी 16 लेपर्ड होने की बात सामने आई है। वहीं जिला मुख्यालय के देवगिरी पर्वत पर भी लेपर्ड की चहलकदमी कई बार देखी जा चुकी है। यही नहीं, शहर की कई कॉलोनियों में पिछले दिनों लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा चुका है। ऐसे में अब लांका वन क्षेत्र में पहाड़ी पर कई दिनों से लेपर्ड दिखने से लोगों में खौफ है। यहाँ पहाड़ी पर शुक्रवार देर शाम 4 लेपर्ड एक साथ अटखेलियां करते नजर आए, जिन्हें लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को लेपर्ड परिवार के मूवमेंट की जानकारी दी। पहाड़ी पर लेपर्ड दिखाई देने के बाद पशुपालकों और चरवाहों को भी डर सताने लगा है कि लेपर्ड किसी भी वक्त भेड़ बकरियों का शिकार कर सकते हैं। इस डर के कारण अब पहाड़ी पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग के अधिकारियों को आबादी क्षेत्र के पास गश्त के लिए कर्मचारी तैनात करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। सीकर जिला आज प्रदेश के सबसे अग्रणी जिलों में शुमार है। देश भर से लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 70 साल पहले जिस हाई स्कूल से यहाँ शिक्षा की अलख जगी, वो आज बदहाली के आंसू रो रहा है। सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया और उसके बाद आज तक इसकी सुध
नहीं ली। इस वजह से भवन लगातार जर्जर हो रहा है, अपराधियों का अड्डा बन रहा है। ईश्वर सिंह रुहेला की याद में होने वाले कार्यक्रमों की आयोजन समिति के सदस्य और डिस्कॉम के पूर्व एमडी पीएस जाट का कहना है कि स्कूल के भवन को लेकर कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थित है और वहां के कुलपति तक को यह जमीन और स्कूल का भवन दिखा चुके हैं। शेखावाटी विश्वविद्यालय यहां पर किसी भी तरह का रिसर्च सेंटर बनाने के लिए तैयार है और इस भवन और जमीन को लेना चाहता है, लेकिन शिक्षा विभाग न तो खुद इसकी सुध ले रहा है और न ही दूसरे सरकारी विभाग को यहां पर काम करने दे रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और रेलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने चेतावनी जारी की है। NWR के प्रवक्ता के मुताबिक उन्हें रेलवे को नुकसान पहुंचाने संबंधी कुछ सूचनाएं मिली हैं, जिसे लेकर वो बताना चाहते हैं कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है और इसे नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। इसलिए नुकसान पहुंचाने पर कानूनी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही देश भर में हो रहे प्रदर्शन का असर उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलों पर भी पड़ा है और इसके कारण 20 जून को चलने वाली गाड़ी संख्या 159909 डिब्रूगढ़ लालगढ़ रेल और 21 जून को चलने वाली गाड़ी संख्या 15623 भगत की कोठी कामाख्या रेल को रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कुछ सूचनाएं उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन को प्राप्त हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की यह अपील है कि रेलवे एक राष्ट्रीय संपत्ति और यह हम सब की संपत्ति है, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं। यह न सिर्फ एक दंडनीय अपराध है बल्कि आप पर कानूनी धारा भी लगाई जा सकती है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया रेल संपत्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत सरकार की जमीन पर कब्जे पर केंद्र सरकार भी सख्त है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अतिक्रमण को कानूनी तौर पर खाली कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकारी भूमि पर जो भी अवैध मकान बना होगा उस पर सरकार चिंतित है और जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल की जमीन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर 130 से ज्यादा मकान बना दिया है। इसके बाद वकील नितिन कार्की ने पीएम को पत्र लिखकर इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के साथ यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ने भी कार्रवाई की बात कही है। उसमें कहीं पर भी इंक्रोचमेंट कोई करता है वो अवैध है। जो इंक्रोचमेंट करता है किसी भी संपत्ति, चाहे शत्रु संपत्ति हो या भारत सरकार की हो या हमारी सरकार की हो, उत्तराखंड की या किसी भी सरकार की हो, वो अनुमन्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं बोर्ड के दिव्यांग और मूकबधिर छात्रों की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें 12वीं बोर्ड के कला वर्ग में दौसा के रवि कुमार मीणा ने कमाल कर दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडरावा में पढ़ने वाले रवि कुमार मीणा ने हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषय में 100 में 100 नंबर प्राप्त किए हैं। मेरी सफलता का श्रेय माता पिता इन गुरुजनों को जाता है। मैं प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ। छात्र रवि कुमार मीणा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडरावा का नियमित छात्र है, उसके 100% अंक आए। इतनी शानदार बात है, छात्र के दोनों पैर नहीं है, विकलांग है और राजस्थान में वो नंबर 1 पर 100% अंक लेकर के और टॉप मोस्ट है। छात्र रवि कुमार मीणा के दोनों पैर काम नहीं करते हैं। दिव्यांग रवि कुमार मीणा ट्राईसाइकिल से स्कूल जाते थे और फिर घर पर 6 से 8 घंटे तक नियमित पढ़ाई करते थे। इसी का परिणाम हुआ कि रवि कुमार मीणा ने 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 100% अंक प्राप्त किए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में इस बार पानी की काफी समस्या रही। ऐसे हालात में पानी की तलाश वन्य जीवों को इंसानी बस्तियों में आने के लिए मजबूर कर देती हैं। लिहाजा बेजुबानों और इंसानों के टकराव के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार तेज गर्मी के बाद भी राजधानी में वन्य जीवों और इंसानों के टकराव के मामले पिछले साल के मुकाबले कम दर्ज किए गए। पानी की तलाश में अक्सर झालाना से पैंथर बाहर निकलकर जयपुर में झालाना के आसपास की बसी बस्तियों में पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार सोलर एनर्जी के लिए जंगल के अंदर ही पानी की व्यवस्था की गई। इससे 2 फायदे हुए। एक ओर
हर साल पानी के टैंकर मंगाने के लिए खर्च की जाने वाली मोटी रकम बचाई जा सकी, तो दूसरी ओर टैंकर की आवाजाही होने से प्रदूषण और व्यवधान को कम किया जा सका। आप देख सकते हैं कि तेज गर्मी में जो जमीन बंजर और वीरान हो चुकी थी, उसी धूप से, उसी गर्मी से इस जमीन को फिर से सरसब्ज किया गया है, हरा भरा किया गया है। यहाँ झालाना में लगभग 5 पैनल लगे हुए हैं सर्विसिबल, और ये जोन नंबर 2 में ये लगभग 6 वाटर पॉइंट है जो काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर दूर तक है। वहाँ पे इसके जरिए पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया है। इसके 1 मुंह और 2 आंख नहीं, बल्कि 2 मुंह और 4 आंख हैं। यहाँ इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद लोगों ने बाकायदा इस सांप की पूजा अर्चना भी की और पैसे भी चढ़ाए। बलौदा वन परिक्षेत्र के ग्राम शनिचर डीह में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान गांव के परदेशी कंवर के घर के आंगन में लोगों ने ये सांप देखा। परदेशी के घर वालों ने पहले जब उसे देखा तो वह समझ नहीं पाए कि यह क्या है। पास से देखने पर पता चला कि यह सांप है, वह भी 2 मुंह वाला। इसके बाद इस दुर्लभ सांप के निकलने की खबर गांव में फैल गई। सुनते ही लोग परदेशी के घर पहुंचने लगे। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। लोगों को लगा कि ये सच में भगवान का रूप है, इसलिए उसकी पूजा अर्चना की गई। एक शख्स ने सांप को उठाकर ट्रे में भी रख लिया था। इस सांप को सैंड बोवा प्रजाति का सांप कहा जाता है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही इन दिनों सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हल्की बारिश होने पर सांप अपने बिलों से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसने लगे हैं। कोटा में शुक्रवार देर रात भी जगपुरा इलाके में एक मकान में ब्लैक कोबरा आ गया। 6 फीट लंबा कोबरा कमरे की चारपाई के नीचे घुसता रहा, फिर फन फैलाकर बैठ गया। सांप की फुफकार सुनकर परिवार के लोग डर गए। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के सदस्य खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। उन सब ने जैसे ही खाट लगाई, सांप ने जोर से फुफकार मारी। दहशत के मारे लोग कमरे से निकल गए। करीब 2 घंटे तक परिवार के लोग बाहर बैठे रहे। परिजनों ने पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। गोविंद ने मौके पर जाकर सांप का रेस्क्यू किया, फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति पत्नी के विवाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी के अनुसार उसका पति महिलाओं की तरह सजता है, शादी के बाद उससे दूर दूर रहता है। इंदौर में एक महिला ये शिकायत लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने इसे घरेलू हिंसा मानकर पति को भरण पोषण देने का आदेश दिया। लसूड़िया थाना इलाके की रहने वाली युवती ने 2018 में इंजीनियर से लव मैरिज की थी। शादी के बाद पति उसे लेकर पुणे गया, जहाँ इनकी सास और ननद ताने मारते, जिसके बाद महिला ने इंदौर आकर मामले की शिकायत महिला थाने में की। पुलिस ने महिला के पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल पहुंचा दिया। इस दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि पति शादी के बाद से हमेशा दूर दूर रहता था। इस दौरान महिला ने पति पर नजर रखी तो पता चला कि उनका पति महिलाओं की तरह श्रृंगार करता है। इसका विरोध करने पर मारपीट की जाती थी और इसके बाद पति उसे इंदौर में छोड़ गया, जिसके बाद महिला कोर्ट गई। कोर्ट के आदेश पर महिला बाल विकास विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर सौंपी, जिसके आधार पर कोर्ट ने इसे घरेलू हिंसा का मामला माना और पति को भरण पोषण देने का आदेश दिया। जैसलमेर का पालीवाल समाज महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान देता है और इसकी ठोस बड़ी वजह है। तालाबों को बनाने में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होती थी। पालीवाल समुदाय के गांवों के किनारे बने तालाब भी अधिकतर महिलाओं के नाम से ही हैं, जो या तो महिलाओं के आपसी तानों उल्हानों पर बने हैं या उन गांवों के मुखिया की ओर से व्यक्तिगत खर्चे पर बनवाए गए हैं और इसके बाद आम आदमी के उपयोग के लिए समर्पित भी किए गए, जैसे जाजिया की जसेरी तलाई, बगतावरी तलाई, लवा की जानकी तलाई। पालीवाल समाज के वंशजों का मानना है कि महिलाओं के मान सम्मान ने ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है और इसका एक जीता जागता उदाहरण जैसलमेर के तालाब और नाड़ियां हैं। महिलाओं के आपसी ताने बाने और उल्हानों पर व्यक्तिगत खर्च से बने ये तालाब आज भी लोगों की प्यास बुझा रहे हैं।
कहा जाता है कि जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को यह तालाब आज भी सार्थक कर रहे हैं और 7 से सालों से लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिन में हुई मानसून पूर्व की बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम सुहाना होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इसके साथ ही किसान भी खेती की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खेतों में पानी पहुंचने के बाद बाजार में खाद बीज की दुकानों पर रौनक लौट आई। खरीफ की फसल के लिए बाजरे सहित दूसरी फसलों के बीजों की खरीदारी शुरू हो गई। बाड़ी तहसील के सैपो मोड़ पर खाद बीज की दुकान चलाने वाले मनीष कुमार ने बताया कि अभी मानसून पूर्व की बारिश हुई है, लेकिन बाड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से खेतों में पानी भर गया, जिसके चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अब किसान खाद और बीज लेने दुकानों पर पहुंच रहे हैं। अभी तो मुख्यतः बाजरे के बीज की ही बिक्री हो रही है, लेकिन बाजरे के अलावा ग्वार, तिली, अरहर, उड़द और दूसरी फसलों के बीज भी जल्द ही बिकने शुरू हो जाएंगे। 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद धीरे धीरे हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी इस साल इजाफा होने लगा है। लगभग 4 साल तक हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी धीमी रही। 2 साल से कोरोना के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस साल अभी तक 1 माह पहले ही 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। तब से लेकर हेमकुंड साहिब मार्ग पर रौनक छाई हुई है और यात्रा भी चरम पर है। हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थ यात्रियों में इस बार खौफ नहीं है। हर कोई हेमकुंड साहिब आना चाहता है और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाहता है। मैं कल ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आया हूँ। मेरे को ये कहना चाहूँगा, ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खुला मौसम है, ठंड अच्छी है। अपने बच्चों को लेके आओ, अपने परिवार को लेके आओ। सारी संगत के मैं निवेदन करता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उदयपुर से। उदयपुर